सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बच्चों आप सभी ने अभी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखा होगा कभी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इससे पहले हम साधारण ब्याज पहले ही कवर कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और ये साधारण ब्याज से कितना अलग होता है। साधारण ब्याज बेस्ट है कि चक्रवृद्धि ब्याज? यदि आप किसी से इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चूँकि एग्ज़ाम में भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम को लेकर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी यानी इसका नॉलेज रखना चाहिए और इसके कुछ फार्मूलाज, कुछ एग्जाम्पल्स आज हम इसके डिस्कस करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि अभी तक आप साधारण ब्याज तो समझ ही चुके हैं कि आपने मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे करके और इससे 100 से भाग कर दिया, आपका साधारण ब्याज निकल आता था। इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम सीखेंगे इसके बारे में। पहले तो ये देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले जब पैसा लेने वाला आदमी एक निश्चित टाइम पर ब्याज की रकम नहीं दे पाता है तो यह ब्याज की राशि मूलधन में जोड़ी जाती है और यह राशि जो अगले वर्ष पहुंच जाती है, ठीक है ना, तो वो भी फिर यानी जो पिछले वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। इस तरह से आप अंत में प्राप्त मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है और चक्रवृद्धि मिश्रधन से आप मूलधन घटा देते हैं तो फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। यहाँ पर देखते हैं कुछ यानी कुछ टॉपिक को लेके आप समझेंगे। सबसे पहले देखिए, बड़े ध्यान से इसको देखिए, वो क्या कह रहा है कि इसमें एक आदमी ने मान लीजिए निश्चित समय के लिए आपने किसी व्यक्ति से मान लीजिए 100 रुपये उधार लिया आपने, या 100 रुपये आपने ब्याज पर लिए कि आपको हम 1 साल बाद लौटा देंगे किसी वजह से, तो फिर आप उसको जब लौटा नहीं पाते हैं, 100 रुपये का ब्याज जब आपका यानी 10% रहेगा तो 1 साल में 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसी उदाहरण को लेके आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये फिर आगे अगले वर्ष फिर 100 रुपये पर ही लगेगा या 110 पर लगेगा, इसका भी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है ना। तो पहले तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए कि मूलधन क्या होता है। तो ये हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बताया है मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, ये सब यानी जो डिस्कस है उसमें मिश्रधन क्या होता है, यानी जो मूलधन पर जो ब्याज जोड़कर जो राशि दी जाती है वो मिश्रधन कहलाती है। ठीक है ना। तो आपको इन सभी के बारे में आना चाहिए। अगर नहीं आपको पता है इनकी शब्दावली तो आप पिछला जो हमारा वीडियो है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके साधारण ब्याज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको साधारण ब्याज के सवाल भी समझ में आ जाए। ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम एक उदाहरण लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का एक उदाहरण लेंगे, कोई सा भी एक उदाहरण, जिसके द्वारा हम समझेंगे कि आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है। क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये मैंने आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए तो 3 वर्ष के अंत में आपको कितनी राशि मुझे देनी होगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि सबसे पहले 100 रुपये कोई राशि है यानी मूलधन ये कहलाता है 100 रुपये। ठीक है ना। 100 रुपये मैंने दी, वो भी कितने, 10%। 10% मतलब 10%, 100 पर 10 रुपये। ठीक है ना। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए दिए। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो 3 वर्ष के अंत में आप कितना मुझे पैसे वापस करेंगे, तो आप सर तुरंत दिमाग लगा लेंगे। 100 रुपये पर 10 रुपये है तो 1 साल में 10, 2 साल में 20, 3 साल में 30, तो 3 साल में 30 रुपये और बढ़ा के यानी 130 रुपये दे देंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही अंतर है। इसको बड़े ध्यान से देखिए। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले यानी पहला साल जो होगा 10% जब उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो 100 पर जो 10 रुपये होगा तो 110 रुपये आपको उसको वापस देने होंगे। यानी आपने यदि 100 रुपये लिए हैं तो आप मुझे फिर कितने देंगे, 110 रुपये यानी वापस देंगे। ठीक है ना। ये क्या है, 10% से 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब अगली साल जो होगा, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट गलती यहाँ पर करते हैं। अब जो ये जो है आपका, ठीक है ना, 110 रुपये ये जो है आपका अगले वर्ष का मूलधन बनेगा। अगले वर्ष का मूलधन ये नहीं कहलाएगा। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ये वाला है इसको यानी
अगले वर्ष का मूलधन ले लेते हैं कि 100 पर मैंने ब्याज लगाना है तो 100 पर ही लगाएंगे, तो फिर आपका वो वहाँ पर क्या होता है, ये वाला यहाँ पे मिस्टेक फिर हो जाती है, आपकी गलती हो जाती है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपको जो इंटरेस्ट लगाना है, जो अगले साल का इंटरेस्ट लगाना है, वो जो अगले यानी पिछले वर्ष का मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष का मूलधन हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज में तो आप सीधे 100 पर, यानी मूलधन है आपका 100 रुपये, तो 100 पर ही लगाते हैं। लेकिन इसमें आपको फिर अगले वर्ष का ये मूलधन बनाना है, जो मिश्रधन होता है ये 110 रुपये। अब देखिए दूसरे साल का जब देखेंगे, दूसरे साल का 10% की दर से ब्याज बराबर, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने 100 रुपये लिया था मूलधन, और सवाल में भी मूलधन मैंने 100 रुपये ही मान लीजिए दिए हैं आपको, तो आप 100 रुपये पर यहाँ पर ब्याज लगा रहे हैं। लेकिन इसमें अब 110 पर क्यों लगा रहे हैं? आप बोलेंगे सर मैंने तो आपसे 100 रुपये लिए थे, बट इसमें आप 110 पर इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने एक साल में दे नहीं पाया, तो 110 रुपये आपका ब्याज लगा के हो गया, ठीक है ना। तो फिर ये जो आपका मिश्रधन हुआ, ये नेक्स्ट वर्ष का आपका मूलधन यानी पी हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है ना। 110 रुपये मूलधन, फिर इस पर जब 10% निकालेंगे, तो जब 110 का 10% होता है 11 रुपये, तो अब ये क्या होगा, 110 का फिर 11 रुपये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 वर्ष के अंत में 121 रुपये आपको मुझे देने होंगे, ठीक है ना। तो 121 रुपये हो गया आपका। तो अब इसमें क्या हुआ, अब आप समझ ही रहे हो कि जब अगले वर्ष का ये मूलधन बनेगा तो कितना 100 होगा या 110 होगा? नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। जो आपका मिश्रधन आ गया अगले साल का 121, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साधारण तरीके से होता है। इस प्रकार से आप यानी 121 गुणे 12.10, फिर ये इसका जो आपका हो जाएगा कितना, तीसरे साल का, ठीक है। तीसरे साल का 10% निकलेगा तो 12.10 रुपये, तो यानी 133.10 रुपये, यानी आपका ये इंटरेस्ट हो जाएगा 133 रुपये और 10 पैसे, ठीक है ना। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब अंतर क्या होगा, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो इसमें क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जब आप निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 100 रुपये पर ही साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो क्या फिर करेंगे, साधारण ब्याज में आप करेंगे 100 गुणे आपका जितना दर है, मूलधन गुणे दर आपकी है 10%, गुणे समय आपका है कितना, 3 वर्ष, ठीक है ना। तो बटे और इसके बाद में कर देते हैं 100, कितना कर देंगे 100। इस प्रकार से जब जी 100 से आप इस 100 को काट देंगे, क्या बचेगा आपका, यानी 10 बचा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3% है तो 10 या 30, यानी साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्याज आपका कितना आ रहा है, 133 रुपये 10 पैसे। तो ये अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर हम आपसे पूछें अंतर कितना है, तो आप क्या करेंगे, 3 रुपये 10 पैसे, ये चक्रवृद्धि ब्याज जब 100 रुपये होता है। अगर ये 1000 होता है, 10,000 होता है, 1 लाख होता है, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको पे करने में फिर आपको बहुत समस्या आ जाती है। इसीलिए यानी वाणिज्य में, व्यापार में कहा जाता है कि कभी भी है चक्रवृद्धि ब्याज आप लेते हैं तो ब्याज फिर आपको समय से देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्याज फिर मूलधन से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको पहली बात तो किसी से लेना ही नहीं है, ठीक है ना। फिर भी इस चीज़ को यानी जो व्यवहारिक जीवन में अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये मैंने 100 रुपये पर केवल कीमत निकाली है, इसी को जब आप लाखों रुपये पर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको 133 रुपये 10 पैसे मुझे देने होंगे, इस प्रकार से, यानी आपका जो ब्याज होगा वो 33 रुपये 10 पैसे आ जाएगा, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर हम इसी के आधार पर कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और उनको क्रम से समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और एग्जाम्पल, सबसे पहले एक सूत्र दिया हुआ है इसका सिंपल। अब देखो उसमें क्या था, हम एक साल का अलग अलग निकाल रहे थे, इसमें आपको बहुत समय लगेगा। आप उसमें कर क्या रहे थे, एक साल का साधारण ब्याज निकाल रहे थे, फिर 1 साल का, फिर 1 साल का, फिर 1 साल का, ऐसे करके यानी जोड़ते जा रहे थे, उसमें हर साल जोड़ते जा रहे थे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेथड बहुत गलत है, आपका बहुत टाइम लगे। जैसे मैंने कहा कि 8 साल का निकालिए, फिर आप 8 साल का कैसे निकालेंगे, 1 साल का, फिर लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे ब्याज, फिर मिश्रधन बनाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए फिर क्या है, एक यहाँ पर सूत्र दिया गया है सिंपल, जो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र कह सकते हैं। ए, यहाँ पर ए बराबर होता है P कोष्टक 1 + R/100 = N।
एन या टी भी कह सकते हैं, टाइम यानी समय, एन नंबर ऑफ टाइम, यहाँ पर कितने वर्ष रहता है। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये क्या होता है। अब सबसे पहले ये दिया गया है, तो आप ए देखेंगे, ए का आशय क्या से है, ए का आशय है समय के बाद जो मिश्रधन है, जो निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ जो आप मूल मिश्रधन यानी जो राशि दे रहे हैं, तो वो मिश्रधन कहलाती है। हम पिछली वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका यानी ए बराबर क्या है, मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपका पी क्या है साहब, तो पी के बारे में आप देख रहे होंगे, इस पी के सामने लिखा है मूलधन। प्रारंभ में जो आपने यानी पैसा लिया है, ठीक है ना, या फिर बैंक से ऋण लिया है या किसी प्रकार से लिया है या दिया है किसी को, यानी तो ये यानी एक प्रकार से आपका मूलधन कहलाएगा। 1 + आर, आर कहलाती है आपकी, आगे नीचे देखें, ब्याज की वार्षिक दर, जो दर है वो यानी ये आपकी आर कहलाती है, ठीक है ना। इसको यानी रेट भी बोल सकते हैं या दर कह सकते हैं, बटे 100 घाते n, तो इक्वल टू एन में क्या होता है, n मतलब होता है इसमें टाइम यानी समय दिया रहता है। अब कोई भी सवाल रखेंगे हमें इसी सूत्र में रखना है, इस सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और अगर ये अभी देखो पूछ क्या रहा है यहाँ पर ये है आपका मिश्रधन का, मिश्रधन निकालने का है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला नहीं है, ये मिश्रधन निकालने, मिश्रधन निकलेगा इससे। और मिश्रधन में से फिर क्या करेंगे आप, मूलधन घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे तो फिर आपका ब्याज निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर निकल आते हैं। तो ये मिश्रधन निकालने का, अगर हम इसी के आगे एक लाइन और जोड़ दें, इधर माइनस लगा दें, और माइनस करने के बाद इधर हम कर दें पी, ठीक है ना, इसको, तो फिर अंत में आप इसको घटा देंगे पी को, पी के मतलब मूलधन को, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। क्योंकि इस वाले सूत्र में ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है, मिश्रधन आपको प्राप्त होगा, और मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तभी ब्याज निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझ लेना है। अभी हम नेक्स्ट एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर एक उदाहरण है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और हम इसके संपूर्ण इसका पूरा डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से सवाल करना है, आपको सभी को ध्यान देना है। देखें 8,000 रुपये कितने दिए गए, 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए आपको मूलधन दिया है, मूलधन मतलब कहलाता है पी, पी दिया है आपको कितना, पी दिया है 8,000, कितना है 8,000, ठीक है ना। और इसके बाद में 3 वर्ष समय दिया है, 3 वर्ष, और दर भी दी है 5%। अब आपको इसको फॉर्मूला में रखना है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि होता है ए बराबर पी कोष्टक, ठीक है ना, 1 + r/100 = n। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देता हूँ। यहाँ पर आपका यानी हो जाएगा 8,000, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये माउस से थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पे लिखना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो ये यानी सबसे पहले जब ए निकालेंगे, यहाँ पर ए बराबर 8,000, ठीक है ना। 8,000 में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये कोष्टक लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 1 प्लस आपका आर कितना था, आर यानी दर कहलाती है, दर है आपकी 5 बटे आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बटे 100, ये मैंने सूत्र में रख दिया है सवाल को, ठीक है। नीचे भी दिया गया है, नीचे चूँकि क्या नाम से एक लाइन में दिया गया है सूत्र, तो आप शायद उसमें ना समझ पाए, इसलिए मैं इस सूत्र में रख रहा हूँ। और इधर घाते n यानी समय कितना दिया है आपका 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 ईयर्स, ठीक है ना, 3। और अगर आगे जोड़ना चाहें तो यहाँ पे माइनस पी भी कर सकते हैं फिर, लेकिन पहले अपन मिश्रधन निकालेंगे तो आ जाएगा। तो 8,000 जी हो गया, कोष्टक में 1 + r/100 हो गया = n। अब 100 में 1 जोड़, यानी 100 का पहले 1 में गुणा करेंगे, 5 जोड़ देंगे, 100 एकम 100 5 105, यानी इसमें आ जाएगा आपका 8,000 गुणे आपका 100 में एक बार गुणा करना है, ध्यान दें इसमें गुणा करना है, 100 का 1 में गुणा करना है, फिर ऊपर की संख्या को जोड़ना है। यहाँ पे गलती मत करिएगा, आपको इसका यानी ध्यान रखिएगा, इसको 100 को इसमें यानी 1 का 100 में या 100 का 1 में इसमें आपको गुणा करना है। क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, यानी 100 एकम 100, और फिर इस 100 को यहाँ पर ये प्लस कर देना, ये निशान लगा हुआ है 5 में, तो कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105, 105 बटे कितना कर देना है, बटे कर देना है आपको 100,
100 दिया है बटे में, तो आपको बटे 100 कर देना। अब ये प्रक्रिया कितनी बार करनी है, इसमें घात 3 लगी है तो मतलब 3 बार करना है। 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100, ठीक है ना। जितनी बार घात लगी होती है उतनी बार आपको ये संख्या लिखनी पड़ती है, 105 बटे 100, ठीक है ना। और फिर से एक बार और करेंगे मल्टीप्लाई 105 बटे 100, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जितनी बार आपका ये समय दिया हुआ है आपको उतने ही बार आपको ये इस प्रकार से संख्या लिख देनी है। घात के आधार पर आपने घातांक पढ़ा ही है पहले से, जितनी घात चढ़ी होती है उतनी बार आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे जब 8000 के बटे में कुछ नहीं है तो चाहे तो बटे में आप 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ काटना देखना है आपको कि किस प्रकार से इसको काटेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर सूत्र में भी यही बिल्कुल रखा हुआ है। देखो इसमें 8000 गुणे 1 प्लस आर जो है थी आपकी 5 बटे 100 घाते n यानी समय, और इसमें साथ में माइनस 8000 यानी माइनस मूलधन फिर कर दिया इन्होंने। मैंने बताया था कि इधर अगर माइनस मूलधन यानी p करना चाहो तो माइनस p भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी मूलधन को घटा सकते हैं। ये भी हम बाद में घटाएंगे क्योंकि मैं पहले मिश्रधन निकाल रहा हूँ ताकि आपको एक ही सवाल में दोनों चीज़ें मैं बता दूँ, मिश्रधन और मूलधन दोनों निकालना। तो फिर इसमें 8000 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100, ये चीज़ उसमें सवाल में लिखी गई है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। ये जो दिया गया है साथ में फिर माइनस करके 8000 कर दिया, पी यानी मूलधन को घटा दिया क्योंकि अपन ने मूलधन कितना 8000 लिया था, तो लास्ट में भी अपन माइनस करके 8000 घटा सकते हैं, लेकिन अभी वो बाद में करेंगे। इसको ध्यान दें, सबसे पहले देखिए 8000 यहाँ पे लिखा है तो हमारा भी 8000 बटे 1 भी लिख सकते हैं। 105 बटे 100 यहाँ पे भी लिखा है 105 बटे 100। अब इनको सबको काटना है। काटने की विधि क्या होती है, अंश से हर आपको इन दोनों जीरो से पहले ये दो जीरो हटा देना है। मान लीजिए काट दिए, फिर यहाँ से क्या करेंगे आप, इसका 1 जीरो हटाएंगे और यहाँ का भी 1 जीरो हटा सकते हैं। फिर अब क्या बचा आपके पास, इधर 10 बचे हैं और इधर बचे हैं 100। अब कोई ऐसी संख्या देखो जिससे यानी ये दोनों चीज़ें कट जाएँ ऊपर की और नीचे। अगर हम कहते हैं कि 5 का पहाड़े से काट दिया जाए तो 5 के पहाड़े से आप ये दोनों काट सकते हैं। अभी एक और चीज़ है, आप 2 से काटना चाहें तो 8 को भी काट सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी पहाड़ा ले सकते हैं काटने के लिए, बशर्ते कि उसमें अंश और हर दोनों कटना चाहिए। ये नहीं कि आपने 3 का ले लिया 4 का ले लिया, अगर एक संख्या कट रही है तो आपने 3 से काट दी, लेकिन नीचे कहाँ 3 से कट रही। जैसे आप 1 से काटेंगे 105 काटेंगे 3 से आप काट सकते हैं, लेकिन नीचे कहाँ कट रही है, 3 से नहीं कट रही ना। तो हम ऐसा कोई पहाड़ा लेंगे जिससे दोनों संख्याएँ ऊपर की अंश की और हर की दोनों कटे। तो 8 लिया मैंने, 2 से काटा तो 2 चौका 8, 4 बार लिख दिया। और 2 से मैंने कितना काटा 10, तो यानी 2 पंचे 10, 5 बार कट गया, ठीक है ना। यानी हमारा ऊपर 4 बार कटा और नीचे 5 बार, एक ही पहाड़े से, 2 के पहाड़े से। आप कहें सर 2 कहाँ से आया, 2 आप कोई सा भी संख्या ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, बशर्ते कि उससे दोनों कटना चाहिए। अब इस 5 से क्या करेंगे अपन, किसी भी संख्या को ऊपर वाली संख्या को काटेंगे, क्योंकि ये सभी अभी जो है आपकी अंश की हैं। अंश और नीचे जो हर में है आपका 5 बचा हुआ है और इधर आपका 100 बचा हुआ, केवल यही संख्या आपकी बची हुई है। तो इस 5 से अपन काट देंगे किसको, इसको 105 को, 21 पंचे 105, 5 दूनी 10, 2 बार कटा और फिर इधर 1 बार, यानी 21 बार कट गया। 5 से मैंने 105 को 21 बार काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 105 और इधर भी बचा 105, इधर बचा 4 और इधर बचा 100, भी कुछ और कट रहा है, हाँ सब कट रहा है। अगर हम ये काटें तो 100 भी कट जाएंगे और 105 भी कट जाएंगे। अगर 5 से काटें तो 5 से कितने बार कटेगा, 20 पंचे 100, 20 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और 5 से अगर हम 105 काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझते जाइए प्रोसेस को। अधिकांश स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे काटना नहीं आ रहा है, बल्कि काटना बहुत ईजी है, आप कई तरीके से काट सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितना आ गया 20 और ऊपर आ गया 21, 20/20। अब इधर कितना है, अभी और काट सकते हैं साहब, क्योंकि इसमें 20 आ रहा है, इधर 105 आ रहा है। तो मैंने फिर क्या किया है, यहाँ पे फिर काटा 5 से, तो इतना इसमें क्या आ गया 5 चौका 20 और इधर कितना आ गया, इसको काटा तो आ गया 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21। कितना आ गया 21, 21 इधर आ रहा, 21 इधर आ रहा। अब इधर कितनी बार कटा था आपका, 4 बार कटा था। अब चाहें तो आप 4 से ये 4 काट सकते हैं, ठीक है ना। 4 से 4 काट दिया, दोनों को काट दिया। अब आपके सामने बचा है 21 और इधर बचा है 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और इधर भी 21 बचा हुआ है, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21 में
कैलकुलेटर फाइंड करके मैं दिख रहा हूँ, 1 सेकेंड में इसको मल्टीप्लाई करके इसका कितना आता है मिसदन बराबर, तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, हमारे पास यही संख्या है 9261, चूँकि इसमें लिखा हुआ है सवाल में पहले से, फिर भी मैं कंफर्म कराना चाहता था आपको। तो यानी आपका आ गया कितना 9261, ठीक है ना। ये तीनों जब आप इस 21 का इस 21 का इस 21 का यानी 21 का घन दिया गया है, 3 बार गुणा करेंगे तो घन कहलाता है, ठीक है ना। जब 21 का घन निकालेंगे तो 9000 आपका 261 आ जाएगा। इसमें से आपको मूलधन को घटा देना है। मूलधन आपका कितना था 8000 रुपये, तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा 1261, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है। बस यहाँ पे सूत्र में रखना आपको आ जाना चाहिए कि पहले मूलधन रखना है और 1 + r/100 = n कर देना है। तो 100 का जब 1 में गुणा करेंगे 100 एकम 100 और 5 जोड़ देना है, मतलब जितनी भी दर होती है वो दर को जोड़ देना है। इसका इसमें गुणा करें तो दर जोड़ देते। फिर इसके बाद में इनको सवाल को काटना है। काटने के पश्चात फिर इसमें आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है, आप एक बार करके देखिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण हम लेते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट उदाहरण है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। इसमें मैंने क्या किया है, दर को यहाँ पर क्या किया है मैंने, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, लेकिन इसमें वो क्या अर्धवार्षिक दी गई है, मतलब इसमें हर 6 महीने बाद आपको ब्याज देना है, अर्धवार्षिक दिया गया है तो देना है वो। इसमें सवाल को बड़े ध्यान से समझिए। 28000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित करना है आपको। मान लीजिए फिक्स 6 महीने बाद ब्याज लगाना है, ठीक है। तो आप कितने बना देंगे, फिर यहाँ पर कितने साल के दिया गया है, कितने साल के लिए दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में यानी कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 छमाही हो जाएंगी। तो पहले तो इसको यानी डिस्कस करेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं। इसी में सूत्र में ही बताएं, पहले मूलधन 48000, दर बता देंगे 8% और समय हो गया आपका 1 वर्ष। अभी ये जो सवाल में दिया वो प्रश्नानुसार ही है सब कुछ। ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित होता है, ठीक है ना। इसमें ब्याज अतः इसलिए A = P * 1 + r/100 = n। अब इसमें n2 क्यों लिखा गया है, समय 2 क्यों लिखा गया है। अब आप कहें सर ये तो 1 साल का ले रहा था लेकिन समय इसमें 2 क्यों लिखा गया। इसलिए लिखा गया क्योंकि जो आपकी दर है, दर के आधार फिर वो कह रहा है कि ये साल में 2 बार लगाया जाता है, अर्धवार्षिक दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 48000 × 1 + 8/100, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब उसका दुगना हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको यानी इसकी यानी दुगनी कर देनी है दर को, ठीक है ना। ये इस प्रकार से यानी 48000 1 + r/100 यानी 200 यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसके बाद में इनको सभी को काट देंगे तो 48000 = 26/25, 26/25 ये कट जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर इस प्रकार से 60 यानी 76.8 × 26 इस प्रकार से ये काटने पर आ गया है, ये 76.8 और ये आपका यानी 51,916.80 आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A - P यानी इसमें से मूलधन को घटा देंगे तो ये आपका यानी क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से साधारण ब्याज को फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी छमाही होती है, अगर कोई इसमें तिमाही होता तो तिमाही 3-3 महीने में आपकी, फिर 1 साल में कितनी तिमाही हो जाती, 4 तिमाही हो जाती। तो फिर आपको यहाँ पे जहाँ पे समय दिया हुआ है यहाँ पर आपको 4 लिखना होता, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक। अब आगे आते हैं, अगला इसी के आधार पर और देखते हैं। अब भी इसके बाद एक एक्सरसाइज देंगे आपको सबसे बेस्ट, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उदाहरण समझाएंगे तो फिर भी नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आज आशा है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज जरूर समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप बने ही रहिए और हमारे जो विद्यालय का ग्रुप है इस पर आप सभी आंसर ज़रूर लिखिएगा। कुछ बच्चे जो है आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपके लिए है, आपके हित में है, बिल्कुल निःशुल्क है पढ़ाई। तो आप ज़रूर ये क्या नाम से फीडबैक दीजिएगा और साथ में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको ज़रूर हल कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।